सो लेवल बी कोरिलेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इन दिस लेवल ऑफ कोरिलेशन व्हाट हैपेंस इज़ कि आप अपने डाटा का, यानी जो डाटा है इन विट्रो डाटा या फिर और दूसरी तरफ आपका जो इन वीवो डाटा है, इन दोनों के आप सेपरेटली मीन ले लेते हो, ठीक है, और अब आप इन मीन्स को आपस में कंपेयर करते हो, ठीक है। तो यानी पहले लेवल ए के अंदर तो ये हो रहा था ना कि पॉइंट टू पॉइंट आपने एक जो डाटा था उसका कंपैरिजन, पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप आपने डेवलप किया था इन विट्रो और इन वीवो के दरमियान में, ठीक है। लेकिन इस केस में आपने क्या करना है, इसमें आपने सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने मीन लिया, ठीक है, मीन इन विट्रो डिसोल्यूशन टाइम है, और जो है इसका ये देखें शॉर्ट फॉर्म मीन MDT है, इन विट्रो ऑफ द प्रोडक्ट, एंड उसको कंपेयर कर लेना है किसके साथ, मीन इन वीवो DT के साथ, यानी MDT वीवो के साथ, ठीक है। या फिर आपने कंपेयर कर लेना है इसको मीन रेजिडेंस टाइम के साथ। मीन रेजिडेंस टाइम जो होती है वो इन वीवो होती है। सो उसके अलावा ये वाली लाइन जो है इसको इग्नोर कर लो बेशक, लेकिन पढ़नी है तो कि MRT MDT विट्रो MDT वीवो विल बी डिफाइंड थ्रू आउट द मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर अप्रोप्रिएट। उसके अलावा जो है कि ये MAT इज़ इक्वल्स टू MRT इन वीवो इज़ इक्वल्स टू MRT टोटल, ठीक है। ये जो MAT है ये मीन एब्जॉर्प्शन टाइम है, ये जो मैंने अभी पीछे एक स्लाइड छुड़वाई थी जिसमें ये पैरामीटर्स थे, मैंने कहा था कि आगे यूज़ होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि मीन एब्जॉर्प्शन टाइम और मीन रेजिडेंस टाइम MRT। सो लेवल बी के अंदर हम यही देख रहे थे कि इसमें सिंपल आपने जो है वो कंपैरिजन क्या करना है, मीन इसका इन विट्रो डिसोल्यूशन टाइम का और मीन इन वीवो डिसोल्यूशन टाइम का या फिर MRT के साथ, ठीक है। इस इक्वेशन को याद रखना, और इसके अलावा ये बात फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है इसको याद रखना है कि लेवल बी के अंदर प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं स्टैटिस्टिकल मोमेंट एनालिसिस के। मोमेंट एनालिसिस के जो है इसके अंदर स्टैटिस्टिकल मोमेंट एनालिसिस के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मतलब वैसे नॉर्मली यही होता है, MRT इज़ इक्वल्स टू AUMC होता है डिवाइडेड बाई AUC, जिसमें ये वाला जो M है ये मोमेंट को शो, यहाँ पे यही बात लिखी है कि इट यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल मोमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट जो ये ग्राफ है इसको छोड़ दें, उसके बाद इसके कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। लिमिटेशंस यही होते हैं कि चूँकि अब हम लोग मतलब सिर्फ एक मीन वैल्यू ले रहे हैं और कोई भी पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो इस वजह से क्या होता है कि हम लोगों का जो कोरिलेशन है वो उतना ज़्यादा हाई कैटेगरी का नहीं डेवलप हो पाता है, ठीक है। सो इतनी ज़्यादा जो है इट डज़ नॉट जस्टिफाई द एक्सट्रीम्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, जो इतनी ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। दिस कोरिलेशन अलोन फेल्स टू जस्टिफाई द फॉर्मुलेशन मॉडिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग साइड चेंज excipient source change etc. Although level B uses the all of the in vitro and the in vivo data, it is not considered to be point to point correlation, ठीक है। वो ये कहता है कि वैसे तो लेवल बी कोरिलेशन जो है वो सारे ही इन विट्रो और इन वीवो डाटा को मिला को यूज़ करने के बाद ही ज़ाहिर है एक मीन आता है, लेकिन स्टिल ये पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन तो नहीं है ना, सिंस देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट इन वीवो कर्व्स दैट विल प्रोड्यूस सिमिलर मीन रेजिडेंस टाइम वैल्यूज़। ये वाली बात का मतलब क्या है कि देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट इन वीवो कर्व्स दैट विल प्रोड्यूस सिमिलर मीन रेजिडेंस टाइम वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3+3 डिवाइड बाई 2 है, इसका जो मीन आएगा वो सिमिलर होगा, वो यानी वो इक्वल होगा। अगर मैं 2+4/2 कर लूँ तो इसका भी मीन सेम ही होगा ना, दोनों की वैल्यू आंसर आ रहा है x यानी कि 3, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो यानी वैल्यूज़ चेंज है लेकिन स्टिल मीन तो सेम आ रहा है। तो वही बात वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ डिफरेंट इन वीवो कर्व्स हो सकता है कि वो सिमिलर मीन रेजिडेंस टाइम वैल्यूज़ दें, ठीक है। तो ओके, तो यही चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइड और जो छुड़वाई थी वो इसीलिए थी क्योंकि ये जैसे कोरिलेशन है, अभी उसने कहा ना कि सारी ही दैट ऑल ऑफ द डेटा इज़ यूटिलाइज, ठीक है। यहाँ पे भी उसने कहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन बेस करता है अपॉन द एबिलिटी ऑफ द कोरिलेशन, एक ऐसा कोरिलेशन डेवलप किया जाए जो रिफ्लेक्ट करे कंप्लीट प्लाज्मा ड्रग लेवल टाइम प्रोफाइल को, ठीक है। लेकिन जो लेवल बी के अंदर हमें प्रोफाइल मिल रहा है वो मतलब कहने को तो वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट एज मतलब बेटर रिप्रेजेंटेटिव एज़ कम्पेयर टू लेवल ए, जिसके अंदर लिटरली पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन जो है वो डेवलप किया गया था। सो कोरिलेशन का जो है मतलब उस जो
ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन लेवल है वो होता है यही है, द एबिलिटी ऑफ द कोरिलेशन टू रिफ्लेक्ट द कंप्लीट प्लाज्मा ड्रग लेवल टाइम प्रोफाइल which will result from the administration of the given dosage form. उसके बाद है इसकी लेवल सी। लेवल सी कोरिलेशन क्या होता है, इसमें बेसिकली ये है कि इन दिस लेवल ऑफ कोरिलेशन आप क्या करते हो, कोई एक जो है ना मतलब पॉइंट ले लेते हो, यानी एक डिसोल्यूशन टाइम पॉइंट आप ले लेते हो और फिर आप उसको कंपेयर करते हो किसी एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के साथ। सो सिर्फ ये एक सिंगल पॉइंट कोरिलेशन होता है एंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट योर इंटायर शेप ऑफ द प्लाज्मा टाइम कर्व which is indeed a crucial factor that is good indicative of the performance of the modified released products। ठीक है, सो ये बात हो गई कि लेवल ऑफ कोरिलेशन जिसमें सिर्फ एक डिसोल्यूशन टाइम पॉइंट है, यानी कि आप फ़र्ज़ कर लो कि आप 50% वाला टाइम ले लो कि यानी वो टाइम जिसपे 50% डिसोल्यूशन आपको ऑब्टेन हो गई है या वो टाइम जिस पे 90% डिसोल्यूशन ऑब्टेन हो गई है, सिर्फ एक पॉइंट को किया पकड़ा और उसको कंपेयर कर दिया एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के साथ। लिमिटेशन इसकी यही होती है कि अगेन इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट द कंप्लीट शेप ऑफ द प्लाज्मा लेवल कर्व विच इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर दैट डिफाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल रिलीज और द सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट्स and it can only be a guiding tool। ठीक है, in the early stages of the formulation development, ये सिर्फ एज अ गाइड सर्व कर सकता है, लेकिन अगर एक आप जो है मतलब इसको आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते हो इस तरह के कोरिलेशन पे। सो दिस कोरिलेशन इज़ नॉन यूनिक, दस इट कैन ओनली सर्व, यानी यूनिक नहीं है, ये सिर्फ एज अ गाइड एक्ट करता है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड एज द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर यानी कि इन प्रोसेस, यानी सिंपल जो आपकी रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर आप ये मतलब लेवल सी तक अचीव कर सकते हो। ठीक है, मतलब नॉर्मली डे टू डे जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं उनके लिए आप इस लेवल को अटेन कर सकते हो, लेकिन अगर आप बात करो कि बिल्कुल ही एक मतलब आपकी ड्रग है जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस की जा रही है उसके अंदर नहीं हो सकता पॉसिबल, यानी वेवर के लिए आप मुश्किल है कि आप इस तरह की स्टडीज़ पे रिलाई कर सको। सो वेवर ऑफ एन इन वीवो बायोइक्विवेलेंट स्टडी इज़ जनरली नॉट पॉसिबल। वेवर फॉर एन इन वीवो बायोइक्विवेलेंट स्टडी इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल लेवल सी के अंदर ये होता है कि सिंपल जो लेवल सी कोरिलेशन था वो सिंगल पॉइंट कोरिलेशन था, लेकिन मल्टीपल लेवल सी कोरिलेशन क्या करता है, ये रिलेट करता है वन और सेवरल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को। अब इसमें ये रिलेट करता है सेवरल पैरामीटर्स को टू द अमाउंट ऑफ द ड्रग डिजॉल्व एट सेवरल टाइम पॉइंट्स ऑफ द डिसोल्यूशन प्रोफाइल। ठीक है, पहले वो सिर्फ एक dt ले रहा था और उसको कंपेयर करा था सिर्फ किसी एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ये दिए हुए हैं, सी मैक्स, एरिया अंडर द कर्व और एनी अदर सूटेबल पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ये मोर देन वन ले रहा है, लाइक वो तकरीबन 3 ले सकता है। मल्टीपल लेवल सी कोरिलेशन शुड बी बेस्ड ऑन एटलीस्ट थ्री डिसोल्यूशन टाइम पॉइंट्स। ठीक है, कवरिंग द अर्ली मिडिल एंड द लेट स्टेजेस ऑफ द प्रोफाइल। जो डिसोल्यूशन प्रोफाइल है उसका अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज और लास्ट लेट स्टेज देखेगा। सो इट मे बी यूज्ड टू जस्टिफाई अ बायोवेवर provided that the correlation has been established over the entire dissolution profile with one or more pharmacokinetic parameters of interest। ठीक है, सो ये अगेन वही बात है कि entire dissolution profile जो है वहाँ पे कोरिलेशन जो है इस्टेब्लिश किया गया, ये ज़रूरी है बात। ठीक है, विद वन और मोर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि इफ़ सच अ मल्टीपल लेवल सी कोरिलेशन इज़ अचीवेबल देन डेवलपमेंट ऑफ लेवल ए कोरिलेशन इज़ ऑल्सो लाइकली। अगर तो मल्टीपल लेवल सी कोरिलेशन डेवलप हो जाता है तो फिर आप देख सकते हो कि हो सकता है कि लेवल ए कोरिलेशन भी डेवलप किया जा सकता है। लेवल डी कोरिलेशन बेसिकली जो है वो बहुत मतलब ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इससे पहले ए बी और सी मेथड जो लेवल सी और मल्टीपल लेवल सी था
वो सारे थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये वाला जो है कोरिलेशन, ये एक रैंक ऑर्डर है, इट इज़ अ रैंक ऑर्डर एंड इट इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ आप देखते हो कि ये कर्व आया है और ये कर्व आया है, और आप देख लेते हो कि बस अच्छा देख के ही कह देते हो कि अच्छा ये दोनों कर्व्स दिखने में सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपेरेबल है, इनके दरमियान में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। सो लेवल डी कोरिलेशन जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड यूजफुल फॉर रेगुलेटरी पर्पसेस। ये बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं है, इट इज़ नॉट अ फॉर्मल कोरिलेशन, but it serves as an aid in the development of a formulation or processing procedure। लेकिन ये एज अ गाइडिंग टूल अगेन यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मुलेशन में, प्रोसेसिंग प्रोसीजर में एज एन एड इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा इसकी कोई भी वक़्त नहीं है। सो लेवल डी कोरिलेशन हम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द मेथडोलॉजी फॉर डेवलपिंग द कोरिलेशन। ये अगेन वो आपको जो भी एक ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया था, ये बेसिकली उससे आप रिलेट कर सकते हो कि जब आप कोरिलेशन डेवलप करते हो, सो आपने क्या करना है, इंटेंसिटी फैक्टर बेसिकली अगर डिराइव करना है तो इसमें यह है कि अपने सबसे पहले जो डिसोल्यूशन प्रोफाइल का ग्राफ आया था हमारे पास, उसमें मैंने देखना है कि यानी ये जो ग्राफ बेसिकली किधर है, ये वाले जो ग्राफ्स है ना, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि जो डिसोल्यूशन, ये जो सबसे पहला वाला ग्राफ है उसमें वो कह रहे हैं ये डिसोल्यूशन वाले ग्राफ में 50% वाला टाइम देख लो, वहाँ पे उसको नोट करो। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि मतलब यूजिंग दिस डिसोल्यूशन प्रोफाइल ग्राफ, जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% डिसोल्यूशन है उसको नोट करो। उसके बाद वो कहता है कि आप अपनी जो वेगनर मेथड है उसकी मदद से आप फ्रैक्शन एब्जॉर्ब जो है वो भी एस्टिमेट करो, यानी कि वो जो थर्ड ग्राफ में आए थे। उसके बाद आप जो ग्राफ है विच इज़ शोइंग द परसेंटेज फ्रैक्शन एब्जॉर्ब वर्सेस टाइम है, उसको आपने प्लॉट कर लिया। ठीक है, यानी वही थर्ड वाला ग्राफ जब बना लिया तो यूजिंग दिस ग्राफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज़ एस्टिमेटेड। ठीक है, क्योंकि अब हमने परसेंटेज अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्ब ड्रग मिल रही है, तो उसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि जो किस टाइम के अगेंस्ट 50% जो अमाउंट ऑफ ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। ठीक है, सो जब हमें ये टाइम फॉर 50% एब्जॉर्प्शन भी मिल जाएगा तो हम टाइम फॉर 50% एब्जॉर्प्शन डिवाइड कर देंगे इसको टाइम फॉर दी 50% एब्जॉर्प्शन के साथ, तो हम लोगों को इंटेंसिटी फैक्टर मिलेगा। सबसे आइडियल इंटेंसिटी फैक्टर की वैल्यू होती है 1। वो इस तरह के ये सेम टाइम हो अगर 50% एब्जॉर्प्शन के लिए इन वीवो, और अगर टाइम फॉर 50% डिसोल्यूशन इन विट्रो, यानी ये दोनों सेम होंगे तो ही वैल्यू 1 आएगी ना, तो इनका सेम होना आइडियल केस है। उसके बाद वो कहता है कि यही बात उसने लिखी है, द रिलेशनशिप इज़ ऑफन लीनियर। वो जो एंड पे ग्राफ आया था ये लीनियर रिलेशन वाला, वो आइडियल ग्राफ शो कर रहा था ना, कि पॉजिटिव रिलेशन शो हुआ था, परसेंटेज डिज़ोल्व यहाँ पे थी और परसेंटेज एब्जॉर्ब के दरमियान में। ठीक है, तो सो दिस इज़ द रिलेशनशिप विद दैट इज़ ऑफन लीनियर एंड स्लोप जो है वो 1 है, इंडिकेटिंग द गुड इन विट्रो एंड इन वीवो कोरिलेशन। तो अगर ये आता है मेथडोलॉजी फॉर डेवलपिंग द कोरिलेशन, तो आप वो वाले ग्राफ्स भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने इन वीवो टाइम पॉइंट को आप मतलब जो इन वीवो टाइम पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन विट्रो टाइम पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म टी। ठीक है, इन वीवो टाइम है डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी फैक्टर है, तो आपको जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ टाइम मिल जाएगा। यानी इन वीवो टाइम को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इन विट्रो टाइम के अंदर, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म टी इज़ इक्वल्स टू इन वीवो टाइम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी फैक्टर। उसके बाद है कि कोरिलेशन की अप्रोचेस होती हैं। अब कोरिलेशन की ना 2 अप्रोचेस बेसिकली हैं। एक ये है कि कोरिलेशन डेवलप किया जाए, ठीक है, ऐसी कोरिलेशन अप्रोच जिसके अंदर जो डिसोल्यूशन रेट होगा वो बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करेगा अपने टेस्टिंग कंडीशंस पे। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें कोरिलेशन जब डेवलप किया जाता है तो डिसोल्यूशन रेट डिपेंड करता है ऑन द टेस्टिंग कंडीशंस। टेस्टिंग कंडीशंस अब क्या है, टेस्टिंग कंडीशंस यानी कि जैसे पीएच हो गया, सरफेक्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एजिटेशन वगैरह।
तो यानी ये हैं कुछ टेस्टिंग कंडीशंस, यानी जो डिसोल्यूशन टेस्ट जब परफॉर्म किया जाता है तो उसमें कुछ कंडीशंस भी तो देखी जाती है ना, कि टेम्परेचर क्या है, मीडियम क्या, पीएच क्या है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वो। जब डिसोल्यूशन रेट इन टेस्टिंग कंडीशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा और आपको एक कर्व मिलता है, तो अब उस कर्व को जब आप कंपेयर करते हो अपने कर्व ऑब्टेन्ड बाय द मतलब जो आपका प्लाज्मा कंसनट्रेशन टाइम कर्व ऑफ द बायोअवेलेबिलिटी स्टडी, ठीक है, बाय द डीकॉन्वोल्यूशन ऑफ द बायो, यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो कर्व नंबर 1 है, ठीक है, ये डिसोल्यूशन कर्व है, और ये जो थर्ड कर्व है ये तब मिल रहा है ना आपको जब आपने मेथड कोई अप्लाई कर लिया हुआ था, उसके बाद आपको ये वाला मिल रहा था मेथड। अब वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल डीकॉन्वोल्यूशन वाला मेथड आप यूज़ करते हो, तो वो ये कहता है कि जब आप अपने फर्स्ट वाले ग्राफ को थर्ड वाले ग्राफ से कंपेयर करोगे, तो उसके बाद जो किसे चली गई है, So this curve is compared with the curve obtained by the deconvolution of the plasma concentration time curve of the bioavailability study, ठीक है। उससे जब आप कंपेयर करोगे तो अगर तो ये दोनों कर्व सुपर इम्पोजिबल होंगे तो इसका मतलब ये है कि लेवल ए की कोरिलेशन आपने ऑब्ज़र्व की है, लेकिन अगर नहीं तो फिर लेवल बी और सी को ट्राई किया जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई कि आपने मतलब पहले तो आपने क्या करना है, डिसोल्यूशन रेट, ठीक है, उसको आपने करना है, उससे आपको एक कर्व मिलेगा, उस कर्व को आपने कंपेयर करना है विद द कर्व ऑफ दिस प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व, ठीक है, और फिर आपने उसकी देखना है कि ये दोनों कर्व सुपर इम्पोजिबल हैं कि नहीं। ये वही चीज़ है जो पीछे वही सारा मेथोडोलॉजी में एक्सप्लेन किया है, स्टेप्स वही वाले हैं, बस फ़र्क यही है कि आपने अब फैक्टर्स का ये डाल दिया, टेस्टिंग कंडीशंस की डिपेंडेंसी को लेके डिस्कस कर रहे हो। अगर तो वो डिपेंडेंट होगा अंडर सच कंडीशंस, द इन विट्रो डिसोल्यूशन कर्व इज कंपेयर्ड विद द कर्व ऑब्टेन्ड बाय द डीकॉन्वोल्यूशन ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व ऑफ द बायोअवेलेबिलिटी स्टडी। अगेन वही चीज़ है, इसमें भी आपने कंपेयर करना है, और अगर ये कर्व्स सुपर इम्पोजिबल होंगे तो लेवल ए ऑब्जर्व होगा, और अगर नहीं तो फिर आप क्या करोगे, बी और सी लेवल को ट्राई करोगे फॉर एटलीस्ट 3 फॉर्मूलेशंस। बताया था ब्लू और पिंक और येलो वो 3 फॉर्मूलेशंस थी। उसके बाद क्या है कि ओके, सो उसके अलावा जो कोरिलेशन होता है उसको डेवलप करने के कुछ तरीके बताए हुए हैं, यानी कि जैसे एक तरीका है कि फार्माकोलॉजिकल मेथड, ठीक है, कोरिलेशन, यानी ये जो है बेस करता है, फार्माकोलॉजिकल कोरिलेशन बेस करता है ऑन द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सेमी क्वांटिटेटिव मेथड्स जो होते हैं वो बेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, ये यानी फार्माकोकाइनेटिक्स वाले जो होते हैं अप्रोच, ठीक है। तो बेसिकली ये कोरिलेशन की कुछ अप्रोचेस जो हैं, मज़ीद उसकी 3 क्लासिफिकेशन है। एक ये है कि आप इंटायरली ऐसा कोरिलेशन डेवलप कर रहे हो जो कि बेस कर रहा है, जो आपको जो मिले, आपका डाटा जो आपको मिल रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस मिल रहा है, और फिर उस डाटा, वो जो इस तरह का डाटा होगा वो फार्माकोलॉजिकल है, और ये जो इसके नतीजे में कोरिलेशन डेवलप होगा वो एक फार्माकोलॉजिकल कोरिलेशन है। जैसे कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सच एज LD50 इन एनिमल्स इज़ रिलेटेड टू एनी डिसोल्यूशन पैरामीटर, ठीक है। उसके अलावा जो अगर आपको ब्लड लेवल और मतलब ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपके ब्लड में अवेलेबल हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें ब्लड के ही सैंपल्स लोगे और उसमें उसकी कंसंट्रेशन देखोगे और टाइम के अगेंस्ट उसको प्लॉट करोगे, या फिर आप इनडायरेक्टली अगर एब्जॉर्प्शन कर्व निकालना चाहते हो तो आप किस तरह निकालोगे, आप यूरिनरी एक्सक्रीशन डाटा के थ्रू निकालोगे। अमाउंट ऑफ द ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन, उसको बेसिकली आप टाइम के अगेंस्ट देखते जाओगे कि यूरिन में कौन सी कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो अवेलेबल है, उसके थ्रू आप प्रेडिक्ट करते हो कि क्या आपका एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल क्या होगा, कि कितनी एब्जॉर्प्शन हुई होगी एंड ऑल दैट ड्रग की, ठीक है। सो ये सेमी क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है कोरिलेशन डेवलप करने की। उसके अलावा एक होती है क्वांटिटेटिव कोरिलेशन, जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं सारे लेवल ए बी एंड सी वाले, के इक्विवेलेंट टू द एब्जॉर्प्शन काइनेटिक्स, ठीक है, जिसके अंदर प्लाज्मा लेवल डेटा लाइक परसेंटेज ऑफ द ड्रग डिजॉल्व, रेट ऑफ द डिसोल्यूशन,
परसेंटेज ऑफ द ड्रग डिज़ोल्व अभी बताई, परसेंटेज ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब, ये सारे उस ग्राफ में यहाँ पे लिखे हुए थे, परसेंटेज ऑफ द ड्रग डिज़ोल्व, और यहाँ पे लिखा हुआ था एक में कि परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ द डिसोल्यूशन, ये वो इस तरह की जो सारी बातें हमने डिस्कस की हैं, ये सारे पैरामीटर्स, ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। सो ये एब्जॉर्प्शन काइनेटिक्स है, ठीक है। क्वांटिटेटिव कोरिलेशन लेवल A, B एंड C।